हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत, योर जी एडुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे जनरल इकोनॉमी के सेशन में। आज के सेशन में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक से एनपीए से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एनपीए हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारे एग्जामिनेशन में इसके स्टैटिक क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको इसके बेसिक और इसके फंडामेंटल पता होने चाहिए। साथ ही साथ इसके करंट क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आते हैं। एनपीए काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। हमने अभी हाल ही में देखा था 2020 में 10 बैंकों का मेगा मर्जर हुआ था। तो ये जो मर्जर हो रहे हैं बैंकों के या बैंकिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो बैंक लॉसेस में चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बैंकों में एनपीए बढ़ा हुआ है। तो जो बैंकों के लॉसेस होते हैं, डेट आर नोन एज एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए सबसे पहली बात। तो एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट। देखिए, असेट क्या होता है? असेट हम उस चीज को बोलते हैं जिससे आपकी अर्निंग हो। अभी आप पढ़ रहे हो, आपकी जो फैमिली है आपको पॉकेट मनी दे रही है, तो आप अभी अपनी फैमिली की लायबिलिटी हो। तो जब आप अर्न करने लगोगे और अपनी फैमिली को आप क्या करोगे, सर्व करोगे या उन्हें अपनी जो सैलरी का पार्ट दोगे, तो आप उनके लिए असेट हो जाओगे। तो असेट क्या होता है? असेट वो चीज होती है जिससे आपकी अर्निंग हो रही हो। क्लियर है? तो बैंक की जो अर्निंग है वो बैंक के लोन से हो रही है। बैंक ने कस्टमर को लोन दिया, कस्टमर उसे टाइम टू टाइम ब्याज दे रहा है, तो वो बैंक के लिए क्या हो गई? असेट। तो टाइम टू टाइम अगर बैंक को ब्याज मिल रहा है कस्टमर से, तो बैंक के लिए वो हो गई परफॉर्मिंग असेट। अब एक कुछ समय बाद कस्टमर ने क्या किया? ब्याज देना बंद कर दिया, और जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी कस्टमर ने बैंक को नहीं दिया। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं मिला बैंक को, अब मिलना बंद हो गया। तो वो बैंक के लिए क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी अब इससे कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है। तो एनपीए से काफी क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं, और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एनपीए दैट हैव बीन पास ड्यू फॉर एनीवेयर फ्रॉम 90 डेज टू 12 मंथ विद अ नॉर्मल रिस्क लेवल इज नोन एज। देखिए, एनपीए की कैटेगरी होती है। अब कस्टमर ने पैसा देना बंद कर दिया, मान लो किसी कारणवश से वो अपना पहले महीने का ब्याज नहीं दे पाया या दूसरे महीने का ब्याज नहीं दे पाया, तो बैंक क्या करता है? बैंक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही कस्टमर को एनपीए की कैटेगरी में रखता है। देखिए, अगर हम बात करें अप टू 90 डेज तक की, तो अप टू 90 डेज तक अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, यानी कस्टमर ने ब्याज नहीं दिया बैंक को, तो बैंक उसे कैटेगरी में रखता है, दैट इज नोन एज एसएमए। उसके अकाउंट को, जो भी उसका लोन अकाउंट है, जो उसका लोन अकाउंट है कस्टमर का, उसे एसएमए क्लासीफाई कर देता है। एसएमए क्लासीफाई कर देता है। तो एसएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमए का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो अप टू 90 डेज तक तो कस्टमर जो है वो स्पेशल मेंशन अकाउंट में रहता है। अगर मान लो 90 दिन से ऊपर हो गए, यानी आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज के बाद बैंक उस जो लोन है उस लोन को एनपीए क्लासीफाई करता है। एनपीए क्लासीफाई करने लगता है। अब एनपीए में भी क्या होता है? कैटेगरीज है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप बैंक का पैसा नहीं दे रहे हो तो आपने जो भी उसके बाद गिरवी रखा है, तो अगर उसने आपको एनपीए डिक्लेयर कर दिया, एनपीए क्लासीफाई कर दिया, तो आपकी प्रॉपर्टी वो ले लेगा। ऐसा नहीं कर सकता। एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि अगर 90 दिन के बाद बैंक को रिटर्न नहीं मिला, उसका ब्याज नहीं मिला, तो बैंक आपको एनपीए क्लासीफाई कर देगा। अब एनपीए की भी कैटेगरी है। अब कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो पहली कैटेगरी है स्टैंडर्ड एसेट। अगर बैंक को पैसा नहीं मिला, 90 दिन हो गए और 90 से लेके वो आपके 12 महीने तक पैसे नहीं दिए गए, कस्टमर ने बैंक को 90 से 12 दिन तक पैसे नहीं दिए, तो कस्टमर को बैंक स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में क्लासिफाई कर देगा। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट के बाद अगर उसने पैसे नहीं दिए, तो वो स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रहेगा 90 से लेके 12 महीने तक, और 90 से लेके 12 महीने के बीच में अगर उसने दे दिए, तो वो उस कैटेगरी से हट जाएगा। क्लियर? तो ये पहली कैटेगरी है। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। 90 से लेके 12 महीने तक कस्टमर जो रहता है वो स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रहता है, एनपीए की। क्लियर है? तो ये प्रोसीजर है। आई होप आप समझ रहे होगे। तो देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में भी ये दिया गया, एनपीए डेट हैव बीन पास ड्यू फॉर एनीवेयर फ्रॉम 90 डेज टू 12 मंथ विद अ नॉर्मल रिस्क लेवल इज नोन एज स्टैंडर्ड एसेट।
तो जो रिस्क लेवल है वो नॉर्मल है। क्योंकि कई बार कैसा नॉर्मल क्यों है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग की कुछ टाइम पीरियड तक जो कस्टमर ने लोन लिया, चाहे मान लो उसने एजुकेशन लोन लिया हो, उसने कॉर्पोरेट लोन लिया हो, उसने बिजनेस लोन लिया हो, तो मान लो कोई स्टार्टअप है, किसी तरीके का नया प्रोजेक्ट है, तो वो नहीं दे पा रहा होगा। तो बैंक उस चीज को समझता है और उसे वो नॉर्मल रिस्क की कैटेगरी में रखता है अगर पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो अगली स्टेज है, जो एनपीए दैट हैव बीन पास्ड ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ फॉल अंडर विच कैटेगरी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड असेट तक बैंक ने इंतजार किया। स्टैंडर्ड असेट की बैंक की कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, तो 12 महीने तक, 90 से लेके 12 महीने तक तो स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में रहा। अब यहाँ पर उसने 12 महीने और पैसा नहीं दिया, यानी मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके हम केस ले लेते हैं, मतलब कॉर्पोरेट का भी ले सकते हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड असेट्स प्लस 12 मंथ हो गया, उसने पैसा नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दे पाया। तो वो जो कस्टमर है बैंक का जिसने लोन लिया हुआ है, तो वो आ जाएगा बैंक की सब स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में। ठीक है, उसका जो लोन है वो सब स्टैंडर्ड असेट की कैटेगरी में क्लासीफाई होगा। ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, लिखता भी जा रहा हूँ, तो आपको यही चीज इंपॉर्टेंट नोट डाउन करनी है और इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो सब स्टैंडर्ड असेट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, एनपीए that have been passed due for more than 12 months fall under substandard asset, they have a significantly higher risk level। ऑब्वियस सी बात है, अब रिस्क लेवल बढ़ेगा कि भाई अब तो बहुत टाइम हो गया, 2 साल होने को आ रहा है और कस्टमर ने एक ब्याज नहीं दिया, एक किस्त नहीं दे रहा है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस वो प्रोसेस जो चल रहा है, वो ने पैसा नहीं दिया। कंबाइंड विद अ बोरोवर डेट हैज लेस देन आइडल क्रेडिट, ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो क्रेडिट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो एक गुडविल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, कि यहां से पैसा नहीं आ रहा है। ओके, आई होप क्लियर होगा। पहला स्टैंडर्ड एसेट, फिर सब स्टैंडर्ड एसेट। तो एनपीए की ये दो क्लासिफिकेशन हो गए। अब तीसरा क्लासिफिकेशन और देखते हैं। इफ द असेट इज इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, देन इट इज नोन एज, यानी सब स्टैंडर्ड असेट में भी, सब स्टैंडर्ड असेट में जो कस्टमर है, ठीक है, अब इसके बाद भी 12 महीने और, 12 महीने और, ठीक है ना। सब स्टैंडर्ड कैसे बना था, सब स्टैंडर्ड बना था स्टैंडर्ड प्लस 12 मंथ्स को मिला के। ठीक है, और स्टैंडर्ड में भी उन्हें देखा था 90 से लेके 12 महीने थे, तो वो सब स्टैंडर्ड बना यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लस 12 मंथ से। अब सब स्टैंडर्ड प्लस 12 मंथ में अगर वो आएगा कस्टमर, तो वो आ जाएगा डाउटफुल की कैटेगरी में। ठीक है, डाउटफुल डेब्ट या डाउटफुल असेट भी बोल सकते हैं। तो डाउटफुल असेट की कैटेगरी में आ जाएगा कस्टमर अगर यहाँ पर इतना टाइम पीरियड और हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अब संदेह होने लगे, 3 साल होने को आ रहे हैं और यहाँ पर कस्टमर बैंक को रिटर्न नहीं दे रहा, बैंक से कोई भी अगर बात करे संपर्क नहीं कर रहा है और ना ही उसे उसका ब्याज दे रहा है। तो डाउटफुल यानी संदेह कि अब ये पैसा दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ही मान लो अगर नहीं दे पाया, यानी इसके बाद प्लस 12 मंथ और हो गए, तो उसके बाद डाउटफुल असेट 2, ये 1 हो जाएगा। फिर अगर मान लो इसमें भी प्लस 12 मंथ और हो गए आगे चल के और नहीं दे पाया, तो डाउटफुल असेट 3। तो बैंक क्या करता है, एक ये कैटेगरी बनाता है, लोन के हिसाब से बनाता है। मान लो कॉर्पोरेट लोन है या कोई भी लोन है, तो ये इतना टाइम पीरियड रहता है, लास्ट इतना टाइम पीरियड रहता है कि बैंक क्या करता है, इंतजार करता है। कई बार क्या होता है, लोग बच्चों ने एजुकेशन लोन लिया होता है, 4 साल 5 साल पढ़ रहे होते हैं, फिर बाद में 4-5 साल में उनकी जॉब लग पाती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे टाइम पीरियड देता है कि यहाँ पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अब जब डाउटफुल असेट 3 में आ गया और ये टाइम पीरियड भी हो गया, अब इसके बाद क्या करता है, इसके बाद बैंक इंस्पेक्शन करता है, कि लोन का इंस्पेक्शन करता है कि ये पैसा क्यों नहीं दे पा रहा है। मान लो कोई बिजनेस है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है। अब बिजनेस पैसा क्यों नहीं दे पा रहा है, मान लो बिजनेस में कोई मान लो इस समय मार्केट स्लो चल रहा है, तो बिजनेस का जो बिजनेस है वो अच्छे से रन नहीं हो पा रहा है, या बिजनेस में कुछ नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, 3-4 साल हो गए और नेट उसने कोई टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं करी है, और अपडेट करना जरूरी होता है टाइम टू टाइम। तो बिजनेस को अपडेट करना, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी तो ये बिजनेस उड़ जाएगा। तो बैंक यही सोचता है कि हम क्या करें, कंट्री में बिजनेस को बढ़ाए। अगर ये मान लो डाउटफुल एसेट 3 डिक्लेयर कर दिया और बैंक ने अपना इंस्पेक्शन किया और बैंक को लगा कि ये जो बिजनेस है ये सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, तो बैंक उसे लॉस एसेट, जो लास्ट स्टेज है डाउटफुल एसेट के बाद, वो होती है लॉस एसेट की। तो अगर बैंक को लगा कि ये जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो वो उसे लॉस एसेट की कैटेगरी में डाल देगा। अगर बैंक को लग रहा है कि सस्टेनेबल है,
इंस्पेक्शन करने के बाद तो बैंक क्या करेगा, सस्टेनेबल के केस में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन करेगा। रीस्ट्रक्चरिंग ये प्रोसेस डाउटफुल एसेट 3 के बाद होता है। तो रीस्ट्रक्चरिंग भी ये वर्ड हमें कई बार न्यूज में देखने को मिलता है। आरबीआई है या बैंक है, कई बार एमएसएमई होगा या स्मॉल बिजनेसेस होगा, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग। हेडलाइन भी आती है कि थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग आरबीआई या बैंक हैज गिवन सो मच अमाउंट ऑफ लोन। क्या होता है रीस्ट्रक्चरिंग में, क्या होता है कि यहाँ पर अगर लग रहा है कि बैंक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है तो बैंक और लोन दे देता है, यानी पहले से ही लोन लिए हुए है और इतना टाइम पीरियड हो गया लौटा नहीं पाया, और यहाँ पर अगर देखे उसे लग रहा है कि अगर सस्टेनेबल है तो उसे और लोन दे देता है, या वहां पे लग रहा है कि उसकी मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके मैनेजमेंट में भी वो सुधार कर देता है। तो रीस्ट्रक्चरिंग करता है, और रीस्ट्रक्चरिंग गेट आउट फॉर एसेट 3 के बाद अगर सस्टेनेबल है तो ठीक है, तो और टाइम पीरियड देता है। और अगर अगर अनसस्टेनेबल है तो वहां पर लॉस एसेट डिक्लेयर कर देता है। तो लॉस एसेट डिक्लेयर करने के बाद वो बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, बिजनेस की जितनी प्रॉपर्टी होगी बैंक बेच देगा, और वहां पे क्या होगा, कंट्री में एक बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, वहां पे जो लोग काम कर रहे थे उनका रोजगार चला जाएगा। तो वही बात है, कोशिश यही की जाती है कि बिजनेस में अगर पॉसिबिलिटी है तो उसे वहां पर फंडिंग प्रोवाइड की जाए। आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर हो रही होगी। तो आप मेरी अगर बात को ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको मैकेनिज्म तो क्लियर हो ही रहा होगा कि डाउटफुल एसेट 1, डाउटफुल एसेट 2, डाउटफुल एसेट 3, और उसके बाद लास्ट स्टेज क्या है, लॉस एसेट। ठीक है। अगर अगर यहाँ पर बैंक ने इंस्पेक्शन करने के बाद लगा कि ये इससे अब कोई अर्निंग नहीं होती, लॉस एसेट का मतलब कि अब इससे कोई भी इनकम नहीं होनी है, कोई भी अर्निंग नहीं होनी है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। तो बैंक जो अपने रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करता है वो लॉस एसेट डिक्लेयर करने के बाद ही करता है। क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, तो यहां पे दिया भी है, असेट आर ऑफ लिटिल वैल्यू इट कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू एज अ बैंकेबल एसेट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एसेट है जो अब बैंक के लिए एसेट नहीं रहा, यानी एसेट यानी अब इससे कोई इनकम नहीं होनी है। तो अब इससे कोई इनकम नहीं होनी है तो वो क्या हो गई, लॉस एसेट। ठीक है, तो वर्डों को समझना है और उस हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है। देन व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट को सॉल्व नहीं किया गया, अगर एनपीए की समस्या को सॉल्व नहीं किया गया तो एनपीए का क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में। तो एनपीए की इम्पैक्ट की अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, बैंक won't have sufficient fund for other development project which will impact the economy। अगर एनपीए बढ़ता जाएगा बैंकों में, बैंकों का लॉस बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक जो और भी लोग लोन लेने आ रहे हैं उन्हें लोन नहीं दे पाएगा, या और भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वहां पर लोन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जब बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो बैंक अदर प्रोजेक्ट पे फंडिंग नहीं कर पाएगा। मान लो कोई स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया आइडिया लेके आ रहा है अपना, तो उसे वो फंडिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जब उसे फंडिंग नहीं मिल पाएगी तो वो जो नए आइडियाज हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है उस आइडिया को आगे ले जाने के लिए। फिर दूसरा, टू मेंटेन अ प्रॉफिट मार्जिन बैंक विल बी फोर्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए बैंक क्या करेगा, अगर उसका एनपीए बढ़ता चला गया तो वो क्या करेगा, वो और भी जो लोन है उन्हें, उनकी जो ब्याज दरें उन्हें बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल वो होम लोन है, मान लो 6% है, उसने 10 कर दिया। एजुकेशन लोन 8% है, उसने 12 कर दिया। तो इस तरीके से वो ब्याज दरें बढ़ाएगा, जिससे जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा लोन, और लोन जो है वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है ना। और इससे ऑब्वियस सी बात है, जो लोग पहले सोच रहे थे अफोर्ड करने की कि भाई 6% है हम अफोर्ड कर लेंगे, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो ग्रोथ है वो लोगों की भी रुकेगी और इकोनॉमी की भी रुकेगी। देन ड्यू टू कर्ब इन फर्दर इन्वेस्टमेंट इट में लीड टू राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब नए नए प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं हो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन नहीं ले पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो रुक जाएगी। जो इकोनॉमी में मनी का सर्कल है रुक जाएगा। लोग क्या करते हैं, बैंकों से पैसा ले लेते हैं, बैंक तो भैया आपके डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहा है, आपको हाउस के लिए पैसा दे रहा है, आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के लिए दे रहा है, आपके डेवलपमेंट के लिए दे रहा है, अब आप उसका पैसा लेके भाग जाओ तो आपकी वजह से और भी पूरी पूरी इकोनॉमी सफर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो जो लोग, जब एनपीए बढ़ता है तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट देखने को पड़ता है।
मिलता है हमें। और अगर एनपीए की समस्या नहीं होती है तो स्मूथली पूरा पूरा काम चल रहा होता है इकोनॉमी में, सबको लोन मिल रहा होता है, सब ग्रोथ कर रहे होते हैं और इकोनॉमी अच्छे से आगे बढ़ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो सही हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसएमए एक्सपेंड द टर्म एस। अब मैंने बताया ही था एसएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। मैंने भी आपको बताया था, पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है कि अगर अप टू 90 डेज तक एनपीए जो डिक्लेयर किया जाता है वो 90 डेज के बाद किया जाता है। तो अप टू 90 डेज तक जो अगर बैंक को पैसा नहीं मिला, बैंक का जो पैसा है वो ओवर ड्यू रहा, तो अप टू 90 डेज तक ओवरड्यू पैसा रहा तो बैंक उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में रखता है। तो ऐसे में एस का मतलब क्या हो गया, स्पेशल। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट आर दोस एसेट अकाउंट दैट शो सिम्टम ऑफ बैड एसेट क्वालिटी इन द फर्स्ट 90 डेज itself बिफोर इट बीइंग आइडेंटिफाइड एज एनपीए। तो एनपीए जो डिक्लेयर होता है वो आफ्टर 90 डेज होता है, और 90 डेज से पहले जो 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 कस्टमर उसे क्लासी जो बैंक कस्टमर को क्लासीफाई करता है वो एज अ एसएमए अकाउंट करता है उसके अकाउंट को। अब कितने प्रकार के एसएमए होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसएमए। अब देखो 3 महीने हैं, ठीक है, पहले महीने पैसा नहीं आया तो एसएमए जीरो, दूसरे महीने पैसा नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो एसएमए 1 हो जाएगा। और तीसरे महीने भी इंटरेस्ट नहीं आया तो वो एसएमए 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो एसएमए जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एसएमए 0, 1, 2 और एसएमए 0, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेंड एआरसी। एआरसी का फुल फॉर्म क्या है, एआरसी का फुल फॉर्म है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कार्य क्या है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो स्थापित किया गया था वो सरफासी एक्ट, एक एक्ट आया था, सरफासी एक्ट 2002, 2002। इस एक्ट के तहत भारत में एआरसी कंपनीज की स्थापना की गई थी। अब ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी करती है रिकवरी। तो जो रिकवरी का जो प्रोसेस है वो एआरसी कंपनी करती है। अब देखो, बैंक ने तो लोन दे दिया, पैसा दे दिया, अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप उसका पैसा नहीं लौटा रहे हो तो अब वो आपकी एसेट को, जो भी आपने उसके बाद गिरवी रखा है मॉर्गेज, उस मॉर्गेज को वो क्या करे, उसका वैल्यूएशन निकाले, फिर वहां पर वो उसको बिडिंग करे, ऑक्शन करे। तो इतना टाइम बैंक के पास नहीं है। बैंक ने इस काम के लिए एक अलग से संस्था की स्थापना करी, एक कानून बना था सरफासी एक्ट। उस एक्ट के तहत ही एआरसी कंपनी को लाइसेंस मिला, और ये बैंक के लिए क्या करती हैं, रिकवरी करती हैं। बैंक से जो जो भी बैंक के पास असेट गिरवी रखी होती है कस्टमर की, उस असेट को ये खरीद लेती हैं, बैंक को उसका पैसा दे देती हैं, और फिर बाद में वहां पर रिकवरी करती रहती हैं, उसे बेचती हैं या उसमें कुछ भी करना हो, ठीक है, उसे सेल करना हो, उसे रेंट पे उठाना हो, कुछ भी करना हो, वो एआरसी कंपनी अपना करती है। ठीक है, तो सरफासी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सरफासी का फुल फॉर्म में सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आज अब क्या हो गया कि ये जो रिकवरी प्रोसेस है, रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए भी हाल ही में एक कानून पास किया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में एक कानून आया था। इस कानून के तहत भारत में एक नई कोर्ट की स्थापना करी गई, एनसीएलटी, और एक पुरानी कोर्ट थी, उसका जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक कर दिया गया, डीआरटी। डीआरटी का फुल फॉर्म है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर आईबीसी 2016 के तहत यहाँ पर रिकवरी के लिए, बैंकों की रिकवरी के लिए, क्योंकि भाई कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं ना कि भाई अगर हम वहां पर उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर से होता है। तो कोर्ट वाला प्रोसेस है, कोर्ट के प्रोसेस को तेज करने के लिए यहाँ पे एक अलग से कोर्ट स्थापित कर दी गई। एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी कंपनी के इंसॉल्वेंसी केस होते हैं, जो भी कंपनी के इंसॉल्वेंसी केसेस होते हैं, कंपनी अगर पैसा नहीं दे पा रही है तो उसकी रिकवरी के लिए उसके जो केसेस हैं वो एनसीएलटी में बैंक ले जाता है। और अगर कोई इंडिविजुअल अगर बैंक को पैसा नहीं लौटा रहा है तो उसका केस कहाँ पे जाता है, डीआरटी में जाता है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है आपका एनपीए का, जो हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूज हमारे लिए जो भी इससे रिलेटेड न्यूज आ रही है वो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और एनपीए से रिलेटेड हमें कई बार न्यूज़ देखने को मिलती है। तो आप करंट अफेयर्स को डेली पढ़िए और इस तरीके से आप जो भी ये जो कॉन्सेप्ट है उन्हें समझिए, स्टैटिक पोर्शन को समझिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के। अगर आपने इसके स्टैटिक पोर्शन को समझ लिया तो आप करंट को आसानी से समझ पाओगे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।